चीन की वास्तविक स्थिति उतनी ही मजबूत है। चीन को यदि हमको गहराई से समझना है तो इसकी 4 चीजें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। चीन में जो रियल एस्टेट है, वो ग्रोथ को दिखाने के लिए तो बहुत अच्छा था रेजिडेंशियल सेक्टर का जो पूरा उनका गुब्बारा था वो पूरी तरह से फूट चुका है। कि चाइना में जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, वो जो अपनी जनसंख्या है, वो जो दिखाती है, वो कहीं न कहीं ज़्यादा बताती यहाँ पे जो कॉस्ट बढ़ी है पिछले 10 सालों में, लोग बच्चे पैदा करना नहीं चाहते। है। एक और टॉपिक है जिस पर मुझे लगता है कि शायद मेन स्ट्रीम की मीडिया में भी कभी चर्चा नहीं हुई। और तीसरा था कि वो बाहर से आकर शंघाई में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। जो कम्युनिज्म और जो कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया भर में समानता की बात करती है, वो जहाँ पर सत्ता है, वहीं पर स्पष्ट एक रेखा खींच देती है कि कौन ब्लू कॉलर रहेगा और कौन व्हाइट कॉलर है। माओइज्म फ्रॉम बीजिंग टू बस्तर, यानी माओवाद बीजिंग से बस्तर तक। इस खास जो थीम है, इस पर हम पिछले 3 दिन से आपके सामने अलग-अलग तरीके से कंटेंट पेश कर रहे हैं, जिसमें आपने तियानमेन चौक पर हुए नरसंहार पर हमारी डॉक्यूमेंट्री देखी और उसके बाद फिर प्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता जो फ़िल्म मेकर हैं सुदीप्तो सेन, उनके साथ आपने इंटरव्यू देखा। आपने बस्तर, जो बीजिंग से बस्तर तक का जो माओवाद का जो सफ़र है, जो उसकी हिंसा की यात्रा रही है, उसे भी देखा। लेकिन ये तो वो है जो पिछले 4 दशकों में, 5 दशकों में हमने बीजिंग या बस्तर को लेकर या चीन को लेकर देखा और समझा है। लेकिन वर्तमान में बीजिंग क्या कर रहा है? वर्तमान में चीन में क्या हो रहा है? अभी चीन की क्या स्थिति है और हम सभी जो चीन के बारे में देखते, पढ़ते और सुनते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, ये भी जानना ज़रूरी है। और इसी विषय पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं आशीष गोरे जी। आशीष गोरे जी का जो बैकग्राउंड है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी जो बॉश एक कंपनी है, उसमें सीनियर पोज़ीशन पर हैं। उन्होंने उस कंपनी के साथ काम करते हुए जो एशिया की कई देशों में उन्होंने समय दिया, वहाँ पर समय बिताया, जिसमें से सबसे प्रमुख है चीन। चीन में उनका लंबा अनुभव, वहाँ रहते हुए वहाँ की राजनीति को, वहाँ के कल्चर को और वहाँ के वास्तविकता को ज़मीन से समझने का जो उनका अनुभव रहा है, उसी से जानने का प्रयास करेंगे कि चीन की सच्चाई क्या है। आशीष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अ, लंबे समय के बाद द नैरेटिव में एक बार फिर से। या बहुत-बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आपसे जुड़ने के लिए जुड़ने के कारण काफ़ी खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। जी। अ, एक आप एक बड़े एमएनसी कंपनी के सीनियर पोजीशन में रहते हुए वहाँ पर रहे। मैं आपसे प्रश्न उसके नज़रिए से नहीं पूछूँगा, चूँकि आप लेखक हैं, आपने 3 पुस्तकें भी लिखी हैं, तो मैं एक लेखक के नज़रिए से भी आपसे नहीं पूछूँगा, लेकिन मैं जी। जानना चाहूँगा, एक आम हिंदुस्तानी, एक आम भारतीय जब सोशल मीडिया में इस तरह की चीज़ें देखता है कि 21वीं सदी में चीन जो है, वो एक्चुअली में 2050 में जी रहा है। वो हुँ, 22वीं हुँ। सदी में जी रहा है। ऐसे हमारे सामने सोशल मीडिया में कंटेंट आते हैं। हमारे सामने वहाँ के कई अलग-अलग प्रकार के टेक्नोलॉजीज़ के, शहरों के, वहाँ के अलग-अलग चीज़ें हो सकती है जो किस तरह से डेवलपमेंट है, किस तरह से स्पोर्ट्स है, उन सभी के हमारे पास कंटेंट सोशल मीडिया में देखने को मिलते हैं। और एक अप्रत्याशित या ऐसा जिसे सोचा या समझा नहीं जा सकता, ऐसी सफलता की कहानी हमें दिखाई जाती है। तो क्या चीन की वास्तविक स्थिति उतनी ही मजबूत है, जो हम सोशल मीडिया में देखते हैं, जो हम कुछ मीडिया के माध्यम से देखते हैं? आप इस मामले में क्या देखते हैं? जी, तो बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि इस तरह के खबरें चीन से खबरें निकलना हमेशा से मुश्किल रहा है और माना जाता रहा है। और चीन ने जो प्रगति की है औद्योगिक क्षेत्र में, उसके बारे में तमाम तरह की बातें विश्व में होती हैं, केवल भारत में ही नहीं वरन दुनिया के हर कोने में ये पूछा जाता है कि ये कितना इसमें सच है, कितना इसमें सच नहीं है। लेकिन मैं आपको अपना स्वयं का अनुभव बताना चाहूँगा। जब मैं भी चीन में पहली बार गया था तो 2005 में मैं गया था। और तब 2005 में जब मैं गया था तो उस समय कोई इंटरनेट का ज़माना नहीं था और बहुत सारी भ्रांतियाँ मन में थी कि किस तरह का देश होगा।
उस समय औद्योगिक जगत में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, ये सुनने मिलता था समाचार पत्रों में। तो मुझे लगता था कि औद्योगिक दृष्टिकोण से साइकिल्स पर चलने वाला देश होगा, एक अलग तरह की छवि उसकी होगी और ज़्यादातर वहाँ की बातें जो होती थी वो औद्योगिक उन्नति हो रही है, ऐसा सुनाई पड़ता था। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो एक दृश्य एक अलग था और मुझे एक नए दृष्टिकोण से चीन को समझने का अवसर मिला। तो आपका प्रश्न का मैं यदि उत्तर दूँ, तो हाँ में भी है और नहीं में भी है, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और जहाँ तक मैं इस वार्ता में आपको दोनों पहलुओं को बताने की कोशिश करूँगा या प्रयत्न करूँगा, ताकि आपके जो दर्शक हैं, वो अपना एक निर्णय ले सकें कि किस तरह की चीज़ें सच हो सकती हैं। क्योंकि भारत में और न केवल भारत में वरन चीन के अलावा दूसरे देशों में चीन के बारे में बहुत सी अलग-अलग चीज़ें आपको इंटरनेट पे मिलेंगी, यूट्यूब पे मिलेंगी। तो मैंने जो चीन को अपनी नज़रों से देखा और वहाँ पर मैं इतने दिन रहा, उसके बारे में मैं अपने दृष्टिकोण से अपनी बात रखूँगा। चीन को यदि हमको गहराई से समझना है, तो इसकी 4 चीज़ें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और चारों अपने आप में एक-दूसरे से मिली भी हैं और एक-दूसरे से नहीं भी मिली हैं। तो सबसे बड़ी जो 4 फैक्ट्स हैं या जो 4 चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए, वो है चीन की सरकार, जो कि एक अलग दृष्टिकोण से चलती हैं। फिर चीन की साम्यवादी पार्टी, क्योंकि वहाँ पर केवल सिंगल पार्टी सिस्टम है, वो साम्यवादी पार्टी की सरकार ही वहाँ पर रहती है। और वहाँ पर फिर चीन की एक आर्मी है, जिसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहते हैं। और जो चौथी कड़ी है, वो चीन की जनता है। तो जो पहले 3 जो आयाम मैंने बताए वो लगभग एक-दूसरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि चीन की सरकार, चीन की पार्टी और चीन की पीएलए का प्रमुख भी एक ही होता है ज़्यादातर। और उनकी जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी उसको इसी तरह से देखा जाता है कि चीन में ये तीनों लगभग समन्वय से चलते हैं। जहाँ तक चीन की जनता का प्रश्न है, वो चीन की जनता का नज़रिया एक अलग होता है और ख़ास तौर पर भारत के लिए बहुत ही अच्छा रवैया होता है। तो ये एक अलग ही चीज़ मुझे देखने को मिली, क्योंकि आम जनता में जो भारतीय लोगों के प्रति उनके साथ लगाव है, उसका मैंने अनुभव भी किया और उसकी मैं उम्मीद लेकर नहीं गया था। क्योंकि ज़्यादातर भारत और चीन के बीच जब बातें होती हैं, तो राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में होती हैं। 1962 का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद जो अनबनें चलती रहीं और हमारे संबंधों में हमेशा उतार-चढ़ाव चीन के लगते रहे। तो वो जो उतार-चढ़ाव थे, वो पहले 3 आयामों पर निर्भर थे, लेकिन जो चौथा आयाम है चीन की जनता, वो भारतीय लोगों के साथ एक अच्छा समन्वय बनाना चाहती है, लेकिन वो बना नहीं पाती है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दूँगा। मैं चीन के लगभग 40-50% प्रांतों में गया हूँ, करीब 6 वर्ष तक मैं चीन में रहा और न केवल शंघाई में रहा, वरन छोटे-बड़े शहरों में भी मुझे जाने का अवसर मिला। तो पश्चिमी चीन में एक कहावत है, जैसे कि हमारे यहाँ भारत में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग भाषाएँ हैं, उसमें कहावतें या मुहावरे चलते हैं। तो आपको जानकर एक बहुत ही सुखद आश्चर्य ये होगा कि चीन के पश्चिमी प्रांत में एक मुहावरा कहा जाता है कि यदि मुझे अगला जन्म नसीब हुआ या मेरे सौभाग्य में यदि पुनर्जन्म हुआ, तो ये पुनर्जन्म मैं भारत में लेना चाहता हूँ, ऐसा मुहावरा है। अच्छा, ये तो ये वेस्टर्न चाइना बेल्ट में। वेस्टर्न चाइना और वेस्टर्न चाइना में क्यों है? क्योंकि जितने भी हमारे भारत से कुमार जी गए या भारत से जितने भी लोग चीन में गए बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए और दूसरे अध्ययन या ज्ञान को बाँटने के लिए उस तरफ गए, तो पहले जो तिब्बत के बाद का जो भाग है, वो भारत का इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा रखता है। तो ये पश्चिमी चीन में इस तरह के मुहावरे का होना मुझे बहुत अच्छा लगा और वो एक तरीके से उस पर्टिकुलर चीज़ ने मुझे चीन के प्रति जो मेरे दिमाग में एक था कि हमेशा ही एक भ्रामक छवि थी, उसमें कम होने में मदद मिली। तो वो एक दृष्टिकोण है, लेकिन 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 ये दूसरा लेकिन ये लेकिन ये जो है, ये चाइना की सरकार का नहीं है, ये वहाँ की जनता के हाँ, मन में है। ये मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि ये जो पहले 3 आयाम मैंने आपको बताए, वो पूर्ण तरह से साम्यवादी, पूर्ण तरह से उनके एजेंडे पे चलना और पूर्ण तरह से उन लेकिन जो जनता है, वो एक अलग नज़रिया रखती है और भारत के लोगों के साथ
भारत को हमें और भारतीयों को ज्ञानी लोगों के एक श्रेणी में रखा जाता है। वहाँ की सरकारें नहीं रखती हैं, लेकिन वहाँ की जनता ज़रूर रखती है। और ये एक इसीलिए मैंने वो जो 4 आयाम बताए, उसमें से पहले 3 आयाम हमेशा हम सुनते हैं, लेकिन चौथे आयाम की बात हम कभी सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि चीन में कोई भी चीज़ें वहाँ से बाहर निकल कर नहीं आती हैं। तो जी। वो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सरकार, जो वहाँ की आर्मी या वहाँ की जो साम्यवादी पार्टी जो बात करती है, उससे एक अलग तरह का नज़रिया मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। और उसके कारण क्या हुआ कि जो मुझे एक आदत सी पड़ गई कि जो भी चीज़ें हैं, इनको इन 4 आयामों में से 3 आयामों का एक साथ और दूसरे आयाम से देखकर एक आदत पड़ी। तो उसमें मुझे चीन को समझने में बहुत मदद मिली। और उसके कारण मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जो आती हैं, वो छन कर आती हैं। लेकिन चूँकि वहाँ पर जनतंत्र नहीं है, और वहाँ पर ना तो चुनाव होते हैं, ना तो कोई ऐसा सिस्टम है कि अपनी आवाज़ रखी जाए। जनता की आवाज़ का वहाँ पे कोई महत्व नहीं होता, उनके जो ओपिनियंस होते हैं, उसका कोई महत्व नहीं होता। और आखिरकार जो सरकार या साम्यवादी पार्टी की करती है, उसी को कंट्री का स्टैंड मान लिया जाता है। तो इसलिए जो ये एक दूरी जो बनी हुई है भारत और चीन के बीच में, वो एक प्रकार से उसको कम करने की कोई कोशिश हो पा नहीं पाती है, क्योंकि सरकारें जो है वहाँ की, और जो पार्टी है, वो एक अलग स्टैंड रखती है। अ, अभी हम देखते हैं कि चीन में विकास को लेकर बहुत सारी बातें होती है, डेवलपमेंट को लेकर कि काफ़ी हुँ, डेवलप्ड है और बहुत सारे उसके शहरों के बारे में बताया जाता है कि इस शहर में विकास इस तरह से हुआ है, ये शहर कुछ अलग ख़ास है। लेकिन इसी बीच कई तरह की खबरें आती हैं कि चीन में जो रियल एस्टेट है, वो ग्रोथ को दिखाने के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब तक वो बन रहा था तब तक वो डेवलपमेंट काफ़ी स्मूथ और काफ़ी फ़ास्ट और काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा था। लेकिन हुँ, हुँ। आज वही रियल एस्टेट जो है, उसका जो बबल है वो बर्स्ट हो गया है, ऐसी जी, रिपोर्ट्स हुँ, आती हैं। या फिर रिपोर्ट्स वो आती है बिल्कुल घोस्ट सही। टाउन्स हुँ, जी, जी। चाइना के घोस्ट टाउन्स को लेकर कुछ रिपोर्ट्स आती है कि बड़े-बड़े शहर तो बना लिए गए, वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स के माध्यम से दिखानी थी वो तो दिखा दी गई, लेकिन वो हुँ, शहर खाली पड़े हैं। जी। तो ये क्या इसमें कितनी हुँ, हुँ। सच्चाई है? ये या चीन ये ये इसमें किस पूरी तरीके से सच्चाई है। इसमें जी, पूरी सच्चाई है, और ये बहुत सारे शहरों के जो आस-पास एक सैटेलाइट टाउन्स या स्मार्ट सिटीज़ बनाने का जो उनका प्रकल्प था, वो बहुत सारे शहरों में ये स्थिति है, जिसे ये घोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है। मैंने भी कुछ वो उन उस तरह की कॉलोनीज़ या उस तरह के छोटे शहर देखे हैं। इसकी पृष्ठभूमि ये है कि 2020 से पहले, या समझ लीजिए कोविड से पहले, वहाँ वहाँ की जो जीडीपी थी, या जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, उसका प्रमुख अंग वहाँ का कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट ये सेक्टर था। और होता ये था कि चीन के जो बड़े शहर हैं, जैसे शंघाई है, बीजिंग है, ग्वांगझो है, नानजिंग है, और बहुत सारे शहरों के में ये जो औद्योगिक क्रांति वहाँ पर हुई थी, उसके लिए काम करने वाले श्रमिक छोटे-छोटे शहरों और छोटे-छोटे कस्बों से आते थे। और इनको रहने के दृष्टिकोण से वो सैटेलाइट टाउन्स, भारत में भी होता है कि उपनगर जैसे डेवलप हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। इन उपनगरों में ये बाहर से, यानी चीन के दूसरे प्रांतों से या छोटे कस्बों से जो लोग आए, उनके बसने के लिए बहुत पहले से काम शुरू हुआ। धीरे-धीरे ये हुआ कि ये उपनगर बड़े होते गए अपने आप में, और उसमें केवल बाहर से आने वाले श्रमिकों के लिए न होकर, शहर में रहने वाले जो काफ़ी आर्थिक दृष्टि से अच्छे थे, वो लोग भी शहर की भीड़-भाड़ से बचने के लिए उन्होंने काफ़ी मात्रा में इन्वेस्ट करना शुरू किया शहर के बाहर जाने में, जहाँ पर शहर के छोटे मकानों से वो बंगलों में रहना पसंद करते थे। तो 2020 तक के ये हुआ कि इसका एक बहुत बड़ा लेबोरेटरी रियल एस्टेट का वर्ल्ड में स्थापित हुआ, और हर शहर के बाहर एक छोटे-छोटे प्रतिकृतियाँ बननी शुरू हो गई। कई जगह छोटे पेरिस बने, कई जगह पे न्यूयॉर्क बना, कई जगह पे लंदन बना, और इस तरह से कॉपी कैट वाला जो सिस्टम है, बिल्कुल आप उस जगह पर जाओगे तो आपको लगेगा कि ये पेरिस लग रहा है। और छोटा पेरिस, मिनी लंदन, यही इनको नाम दिए जाते थे।
और बहुत बड़ी मात्रा में ऊँची इमारतें बनाने का काम और बंगले बनाने का काम, विला बनाने का काम बहुत बड़ी तादाद में हुआ और ये लगभग 10-12 साल तक 2010 से लेके 2022 तक 21 तक खूब चला। इसमें चीन की जो स्थानीय सरकारें होती थी जैसे वहाँ पर जो सिटी गवर्नमेंट्स होती हैं जैसे शंघाई है, नानजिंग है या बीजिंग है, इनकी जो स्थानीय सरकारें होती थी इन्होंने भी काफ़ी प्रमोट किया और बेसिकली कुछ चुनिंदा 10-12 ऐसे लोग थे जो कि वहाँ के व्यवसायी थे, उन्होंने बड़ी मात्रा में इसमें योगदान दिया और बड़ी मात्रा में पैसे लगाए। लेकिन ये जो बबल था, वो कोविड के बाद में इसके ऊपर बहुत बड़ा असर हुआ। इतना बड़ा ये बबल था या इतना बड़ा ये रेज़िडेंशियल प्रोजेक्ट था कि आप इसमें विश्वास नहीं करेंगे कि ब्लैक रॉक नाम का एक म्यूचुअल फंड है यूएस में जो कि नंबर 1 म्यूचुअल फंड माना जाता है। इन्होंने भी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया था इन रियल एस्टेट ऑफ चाइना में जब और वो उसको ग्लोबल बॉन्ड के नाम से बेचते थे और एक कंपनी है जिसका नाम है एवरग्रांडे, ये बहुत बड़ी वहाँ की कंपनी है। इन्होंने एक बॉन्ड निकाला था जिसे कुंग फू बॉन्ड के नाम से प्रचलित था। ये कुंग फू बॉन्ड में चीन से बाहर रहने वाले कोई भी लोग, चाहे वो यूएस के हैं, यूके के हैं या कोई और देश के हैं, वो इसमें इन्वेस्ट करते थे और ये बताया जाता था कि आपको 8.75 से लेके 13% तक उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि वहाँ पर बैंक इंटरेस्ट 3 या 4% ही मिलता था। तो इस हिसाब से आप देखें तो तिगुना या 4 गुने का एक कमिटमेंट किया जाता था और बहुत पैसा यूएस से बहुत पैसा उस म्यूचुअल फंड्स और इनके यहाँ पर आया और ये पूरी कंपनियों ने जैसे ही वो सिटी लॉन्च होती थी, उसका पहले ही दिन लॉन्च के दिन ही 25% बिक गई या 30% बिक गई ऐसा प्रचार किया जाता था। और जो पैसा लिया जाता था उस पैसे को दूसरे सिटी में डाल दिया जाता था और इस तरह से पूरे कर्ज के ऊपर इन 10-12 बड़ी कंपनियों ने पूरे चीन में इस रियल एस्टेट का खेल खेला जिसमें कि स्थानीय सरकारें भी उसमें शामिल थी। जब फेडरल गवर्नमेंट ने कोविड के बाद में एक रूल लाया जिसे कि 3 रेड लाइन रूल कहते हैं, जिसमें इन्होंने कोशिश ये की कि किस तरह से ये पैसा आ रहा है और किस तरह से इन्वेस्ट हुआ है। तो इसमें पता चला कि जिस जिस कदर का इन्वेस्टमेंट था, उसके अनुपात में कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी जो कंपनियाँ थी, उन्होंने उतना पैसा इन्वेस्ट किया ही नहीं था। यानी जैसे ₹100 का यदि आपने वहाँ पे कारोबार किया है, तो आपने खुद का ₹5 भी नहीं लगाया था। और बाकी सारा पैसा जो इन्वेस्टर्स हैं या जो घर लेने वाले हैं उन्होंने लगाया था। तो ये बहुत एक तरीके से फ्रॉड था और बाहर से भी जो पैसा आया था उसका भी इस तरह से नए-नए प्रोजेक्ट खोल दिए जाते थे और पुराने प्रोजेक्ट्स को खत्म नहीं किया जाता था। तो उसका ये लेकिन हुआ कि लेकिन जब इन्हीं प्रोजेक्ट्स के आधार पर ही चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी 10-12 वर्षों तक अपने डेवलपिंग नेशन और डेवलप्ड नेशन वाली जो थ्योरी थी, उसे जी। दुनिया तक परोसती रही। जी, जी, आप कह सकते हैं उसको क्योंकि वो बाहर से आने वाली दुनिया को भी चकाचौंध दिखती थी। इसीलिए आप सोचें कि ब्लैक रॉक सरी का म्यूचुअल फंड या जो बड़े इन्वेस्टर्स यूएस में थे या यूके में थे, वो भी उस चमक में भूल से गए थे कि यहाँ क्या हो रहा है। और वो इमारतें इतनी खूबसूरत थी, वो सिटीज़ इतनी अच्छी थी दिखने में कि लोगों ने उसमें सोचा कि यहाँ पर तो पैसा लगाएँगे और चूँकि इंटरेस्ट रेट यूएस में 1 या 2% था उस समय, उनको 13% या 8% का फ़ायदा हो रहा था, तो उनका एक लालच था कि इतना पैसा कमा लेंगे और चीन में तो इतने लोग रहते हैं, तो वो बेसिकली इस उद्देश्य से उन्होंने कमाया। लेकिन जब 2021 में ये सारी चीज़ खुली कि इसमें वो जो पैसा है, वो हकीकत में नहीं है और उसमें छोटे निवेशकों का भरपूर नुकसान हुआ। यानी जिन्होंने जो 25% बुकिंग पहले-पहले पूरी की थी, उनको कभी भी घर नहीं मिले और कभी भी वो सिटी आबाद नहीं हुई। और ये जो जितने भी एवरग्रांड हैं या कंट्री गार्डन है या ऑर्डस सिटी है या अलग-अलग बहुत सारे नाम हैं चीन में, जिन्होंने कि ये घोस्ट टाउन डेवलप किए और वो प्रमोटर्स भी कोई जेल चले गए, कोई भाग गए और कुछ भी वो इन्वेस्टर्स को आज तक नहीं मिला। तो इस तरह से वो जो पूरा बबल था वो फूट गया। उसका कारण ये है कि उसका असर ये हुआ कि एक समय पर 25% जीडीपी जो चीन की थी, जो मैन्युफैक्चरिंग
या कंस्ट्रक्शन वाली जो जीडीपी है, वो केवल कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने में आती थी, वो घटकर अभी 12% हो गई। और यदि आप मैन्युफैक्चरिंग का ही हिसाब लगाएँगे चीन का, तो ये अभी फ़िलहाल 11% या 12% उसमें घट गई है वो इकोनॉमी उस पर्टिकुलर रियल एस्टेट के चलते। और उसको कवर अप करने के लिए इन्होंने एक दूसरी चाल अभी जो चली है, जिसके कारण आप देखेंगे कि आप इनके डेटा को स्टडी करेंगे तो अभी भी उसमें आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी। अब इन्होंने क्या किया, जो श्रमिक जो उस सब प्रोजेक्ट्स में काम करते थे, जो लाखों और हजारों की तादाद में थे, उनको इन्होंने अंडरग्राउंड पाइपलाइन, जैसे बड़े-बड़े शहरों में आपने देखा होगा कि नलों की पाइपलाइन या सीवेज लाइन, बहुत बड़े-बड़े शहरों में पूरे शहर की पुरानी पाइपलाइन्स को बदलने का काम इन श्रमिकों को दे दिया। उसके अलावा अब इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का एक इकोसिस्टम बनाया है। चाहे उतने इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या ना हो, इलेक्ट्रिक चार्जिंग इकोसिस्टम का जाल इन्होंने फैला दिया है। और मकसद इनका यही था कि ये जो श्रमिक जो कि बड़ी मात्रा में कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में लगे रहते थे, उनको एक दूसरा रोजगार दिया जाए और किसी तरह से उन चीजों के ऊपर पर्दा डाला जाए। और लेकिन इस पूरे इसमें क्या हुआ कि इनकी जो इकोनॉमी है, वो इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कारण तो वापस उतने स्तर पर आ गई, लेकिन जो निवेशकों का नुकसान हुआ, उनका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो इस तरह के 2 अलग-अलग पहलू हैं यहाँ पर। और ये जो घोस्ट सिटीज़ हैं, अब इसका कुछ भी पिछले 5 या 6 साल में कुछ नहीं हुआ है और आगे भी इसका भविष्य कुछ नहीं दिखता है। तो ये यदि आप वहाँ पर जाएँगे, तो आपको जैसे ही 10-15 मिनट आप वहाँ व्यतीत करेंगे, तो आपको एक तरह से अनकम्फर्टेबल सा फ़ील होगा, क्योंकि इतनी बड़ी जगह वहाँ पर बनी हुई है और वहाँ पर कोई नहीं है। और रास्ते बने हुए हैं, लाइटें लगी हैं, घर बिल्कुल सुनसान है। तो एक तरह से एक डरावना माहौल मैं कह सकता हूँ कि ये हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये इसमें ऐसी रही कि ये जो पैसा वहाँ से आया विदेशों से, उसको भी कभी वापस नहीं किया गया। तो इस तरह से ये चीज़ें वहाँ पर चलाई गईं। और अभी जो उसके ऊपर कवर अप है, वो भी एक अलग तरीके का है। जैसे मैंने आपको बताया कि दिस अंडरग्राउंड पाइपलाइन का प्रोजेक्ट, ये बरसों पुराने पाइपलाइन बड़े-बड़े शहरों के, यदि आप सोचिए मुंबई या बैंगलोर जैसे शहरों के पाइपलाइन्स का बदलने का काम किया जाए, तो ये प्रोजेक्ट खुद में ही 3-3 4-4 साल के प्रोजेक्ट्स हैं। और इस तरह से वो इकोनॉमी को वापस उतना दिखा रहे हैं। और रेजिडेंशियल सेक्टर का जो पूरा उनका गुब्बारा था, वो पूरी तरह से फूट चुका है। एक सपना दिखाया गया इन्वेस्टर्स को कि इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, जो इतने सारे टाउन्स बन जाए, इतने सारे कॉलोनीज़ बन गए, फिर भी लोग इतने हैं कि वो टाउन्स कम पड़ेंगे और लोग रहने आएँगे। जी, जी। तो यहाँ पर जहाँ ये उन्होंने प्रॉब्लम जहाँ उन्होंने 10-10 लाख, कोई भी सिटी इसमें 10 लाख का उनका मिनिमम थ्रेशोल्ड था। 1 मिलियन जी, पीपल विल बी देयर। और वहाँ आप जाएँगे तो 10,000 भी नहीं होंगे। जी। और इसी को लेकर अब सोशल मीडिया में तमाम कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स में कुछ स्टोरीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़ आती हैं, उसमें चर्चा एक शुरू होनी मतलब आ चुकी है हमारे सामने कि चाइना में जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, वो जो अपनी जनसंख्या है, वो जो दिखाती है, वो कहीं न कहीं ज़्यादा हुँ, बताती है या उसमें कुछ सच छुपा रही है। इवन ऐसे नंबर्स भी आए हैं कि 500 मिलियंस लगभग 50 करोड़ की जो जनसंख्या है, वो वास्तविकता में है ही नहीं। या वो तो आपको क्या लगता है, हुँ, क्या इसका घोस्ट टाउन्स का उससे कोई कनेक्शन है? या इस टाइप के हुँ। स्टेटमेंट्स में या इस टाइप के जो थ्योरीज़ चल रही है, उसमें कुछ ये सच्चाई है? इस पे मेरा मत ये है कि ये बहुत सारी अटकलें हैं, बहुत सारे अनुमान हैं। तो सच क्या है वो निकाल पाना एक बहुत मुश्किल होगा। तो इसको यदि आप सरकारी परिप्रेक्ष्य में देखें, तो वो लोग क्लेम करते हैं कि 140 करोड़ की आबादी है। और तकरीबन यदि आई आई थिंक बहुत सारे सर्वेज़ यूएस की यूनिवर्सिटीज़ ने किए हैं, जिनके ऊपर भी इन्होंने दावा ठोका है कि आप इसे प्रूफ कीजिए। तो जो कम से कम जो दावा दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफ़ेसर्स ने या रिसर्चर्स ने किया है, वो ये है कि ये करीब 1 करोड़ 100 करोड़ का वहाँ पर है, यानी 40 करोड़ ऊपर-नीचे हो रहा है, ऐसा ये है।
वहाँ पर जो जनगणना होती है या वहाँ पर जो प्रोसेस है, वो पूरी तरह से ओपेक है, पूरी तरह से अपारदर्शी है। तो इसमें कोई भी ऐसा लीगल सिस्टम नहीं है जो कि इंटरनेशनल बॉडीज़ भी कवर अप कर सके कि कितना है। लेकिन कुछ आंकड़े मैं आपको दूँगा तो आप खुद उसको समझ सकते हैं कि असलियत इन दोनों के बीच में कहीं पर है, ऐसा मेरा मानना है। एक 100 करोड़ भी बहुत कम हो जाता है और 140 करोड़ जो बताया गया है और जो घोस्ट टाउन्स हैं, इसमें एक चीज़ आपको समझना होगा कि सारी चीज़ें जो इनके कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं जो कि सरकार से फंड किए जाते हैं और इसमें 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, एक शहर की सरकार होती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। इनको ये बताने उनसे जो ग्रांट मिलती है, उसमें इनको बताना होता है कि इतने छात्र या छात्राएँ हमारे उस स्कूल में या उस कॉलेज में पढ़ रही हैं। तो उसके लिए भी थोड़ा नंबर इन्फ्लेट किया जाता है और वहाँ से जो ग्रांट्स आती हैं, वो उसी के बलबूते पे आती हैं कि इतने सारे लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये दोनों परिप्रेक्ष्य में आपको एक और मैं डेटा देना चाहूँगा कि 2.1 जो बर्थ रेट होता है पर यानी एक 2.1 बर्थ रेट अच्छा माना जाता है कोई भी सोसाइटी के लिए जो कि अपने आप को पुनर्जीवित रखे, अपने आप को लगातार कंट्रोल रखें। यानी 2 बच्चे होने चाहिए, 2.1 बच्चों का जो अनुपात है, ये अनुपात अभी 1 या 1.1 है। तो ये इसका यदि आप हिसाब लगाएँ, तो इनकी जनसंख्या लगातार गिरेगी। दूसरा यदि आपको एक डेटा दूँ जो कि ऑल्सो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकता है, वो ये डेटा है कि पिछले सालों में वहाँ पर जो बर्थ हुए हैं वो करीब 80 लाख लोगों का जन्म हुआ है और करीब-करीब 1 करोड़ 13 लाख लोगों का निधन हुआ है। तो ये भी एक 2 डेटा हैं जो कि ये चीज़ बताते हैं कि जनसंख्या के ऊपर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन कुल मिलाकर इसका अनुमान लगाना आपने पॉडकास्ट देखे होंगे, यूट्यूब देखे होंगे, बहुत अलग-अलग अटकलें, अलग-अलग अनुमान लगाए जाते हैं। लेकिन मेरा खुद का ऐसा अनुमान है कि यदि 140 करोड़ सही नहीं है और कम से कम कहने वाला यदि 100 करोड़ कहता है तो उसके बीच में कुछ ये होनी चाहिए। और दूसरा इनका सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो फर्टिलिटी रेट भी बहुत कम है। और दूसरा यहाँ पे जो कॉस्ट बढ़ी है पिछले 10 सालों में, लोग बच्चे पैदा करना नहीं चाहते हैं। जिसके कारण ये अनुपात 2.1 जो एक हेल्दी सोसाइटी के लिए चाहिए, वो घटकर 1 या 1.1 हो गया है, तो बच्चे नहीं चाहते हैं। और बहुत सालों तक इन्होंने एक बच्चे वाली जो स्कीम चलाई थी चीन में, उसका भी दुष्परिणाम अब इनको ढूँढना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है। और उस समय जो इनकी बर्थ रेट बढ़ी थी 1985 में जो कि इनका बहुत ज़्यादा 1960s में माओ के समय में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग बढ़ रहे थे, इसीलिए उन्होंने सिंगल चाइल्ड पॉलिसी जो लाई थी, उसको भी पिछले 10 सालों में इन्होंने थोड़ा-सा रिलैक्स किया है और लोगों को वो प्रमोट कर रहे हैं कि 2 बच्चे वो पैदा करें। लेकिन अब ये स्थिति है कि गवर्नमेंट यदि बोले बच्चे पैदा करना चाहिए आपको, लेकिन लोग वहाँ के कॉस्ट को देखते हुए बच्चे पैदा करना नहीं चाहते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम आने वाला है और सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो उसकी आयु लगभग 8 से 9 साल पिछले 10 दशक में बढ़ गई है। यदि औसत आयु काम करने वालों की मैं कह रहा हूँ पूरी पॉपुलेशन की नहीं, वो यदि 32 साल पहले थी 1990 में, वो अब बढ़कर 40 से 45 साल आयु हो गई है। जिसका ये मतलब है कि बहुत बड़ा वर्कफ़ोर्स जो है वो 60 के आस-पास ये है और दूसरा इसमें सबसे इनकी दिक्कत है कि महिलाओं के लिए 50 या 55 साल में रिटायरमेंट लेना होता है। 50 साल में यदि आप ब्लू कॉलर एम्प्लॉयी हैं, यानी कारखाने में काम करने वाले हैं तो 50 रिटायरमेंट एज है, यदि आप ऑफिस में काम करने वाली महिला हैं तो 55 और इसी तरह से 58 और 60 2 रिटायरमेंट एज हैं। तो इसको भी अब बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जो ये बताती है कि वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है। लेकिन यदि आप चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का ये देखेंगे, तो उन्होंने इसकी तोड़ निकालने के लिए ऑटोमेशन पे बहुत ध्यान दिया है। तो आप उनके डॉक्ट्रिन्स में या उनके जो घोषणा पत्र रहते हैं या उनकी जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स रहते हैं, उसमें हर इंडस्ट्री में वो बताते हैं कि इतने लोगों की ज़रूरत ही नहीं है।
तो जो कवर अप का मैंने आपको बताया वो एक तरीके से इस तरह से किया जाता है। तो अभी जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो वो ये बताना चाहते हैं कि इनकी ज़रूरत ही नहीं थी और ये ऑटोमेशन के ज़रिए हम इससे ज़्यादा काम कर लेंगे, ये एक उनकी जी, कोशिश रहती है। तो अपनी बातों को कैसे अपने दृष्टिकोण से मोड़ लेना और उसको पॉलिसी में डाल लेना, ये एक चीज़ जो है वो उनकी पार्टी और उनकी सरकारें करती हैं, जिसके कारण क्या सच है, क्या झूठ है, इस नहीं बताया जा सकता और जो जिन विश्वविद्यालयों ने ये स्टडी की है, चूँकि चीन का बहुत बड़ा वर्ग इन विश्वविद्यालय में चीन के छात्र पढ़ते हैं, तो उनके तरफ से, उनकी जानिब से एक अतिरिक्त दबाव डाला जाता है उन रिसर्चर्स पर कि इस तरह की चीज़ें ना करें। जी। चीन को लेकर एक और टॉपिक है जिस पर मुझे लगता है कि शायद मेन स्ट्रीम की मीडिया में भी कभी चर्चा नहीं हुई होगी। वो है हुँ, वहाँ का एक हुकू सिस्टम। हुँ, एक हुकू सिस्टम होता है जिसे कई जगह पे इंटरनल पासपोर्ट सिस्टम भी कह दिया जाता है। जी। तो वो हुकू सिस्टम मुझे मतलब मैं उसके बारे में काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश किया। उसके बारे हुँ, में काफ़ी कुछ पॉडकास्ट में कुछ सुनने की कोशिश किया। मुझे बहुत कम कंटेंट मिले उसे लेकर। जी। गूगल में भी बहुत ज़्यादा जानकारी है उसे लेकर ऐसा नहीं है। जी, ऑब्वियसली वो ये चाइना से चीज़ें फ़िल्टर होकर हुँ, आती है। तो ये हुकू सिस्टम है क्या? पहले तो मुझे लगता है कि हुँ, हमारे दर्शक को बिल्कुल जानना जी, चाहेंगे कि हुकू सिस्टम क्या है और वो कैसे हुँ। काम करता है और वो कैसे डिस्क्रिमिनेट करता है आपस में लोगों को? जी, तो ये एक समस्या है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब औद्योगीकरण शुरू हुआ, तो लोग छोटे कस्बों से बड़े कस्बों में आने लग गए। उसके कारण ये हुको सिस्टम लाया गया। हुको सिस्टम जो है वो मैंने खुद अपनी टीम में भी कई लोगों के साथ ये अनुभव मुझे आया है। आपको मैं उदाहरण देता हूँ, मेरी कंपनी शंघाई में है जो कि थी जहाँ मैं काम करता था, वो बहुत बड़ा महानगर है। और यहाँ पर यदि मुझे उससे नज़दीक से लगे हुए जियांगसू राज्य से किसी व्यक्ति को लेना है अपनी टीम में, तो मैं उसको ले नहीं सकता था। यदि ले भी सकता था, तो वो शंघाई में रह नहीं सकता था। उसको रहने के लिए शंघाई की का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया है, उससे बाहर जाकर कहीं बसना होगा। कारण ये था कि वो उस समय और अभी भी ये सिस्टम इसलिए था कि बाहर के लोग जो दूसरे प्रांत से आने वाले लोगों को रोकने का ये एक इंटरनल मैकेनिज्म था कि शंघाई सिटी के लोग जैसे हैं उनकी रक्षा के लिए या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लाया गया था और उसमें 3 चीज़ें उन्होंने की थी कि आप बाहर के प्रांत से आए हैं तो शंघाई या बीजिंग या शंघाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सारा एप्लीकेबल बड़े शहरों में, ग्वांगझो भी उसमें शामिल है, नानजिंग भी उसमें शामिल है। जितने भी 10-20 उनके बड़े शहर हैं, उन सब में ये सिस्टम लागू होता है। खास तौर पर बीजिंग और शंघाई में क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हैं। तो वहाँ पर उनको जो एजुकेशन सिस्टम था, उनके बच्चे शंघाई के स्कूल में या बीजिंग के स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे। फिर वहाँ पर जो सरकारी अस्पताल थे या जो स्थानीय सरकारों द्वारा फंड किए गए जो अस्पताल या बड़े हॉस्पिटल्स थे, वहाँ पर उनको हेल्थ केयर मिल जाती थी, लेकिन वो रियायती दरों पर नहीं मिलती थी। और तीसरा था कि वो बाहर से आकर शंघाई में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। तो ये 3 चीज़ों का उन्होंने एक तरह से ये लेयर पैदा की और उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो लोकलाइट्स हैं वहाँ पर बड़े शहरों के, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और हुआ इसके कारण ये कि शंघाई के बाहर के आस-पास जैसे शूजो नाम की एक जगह आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में लोग आए जो कि शंघाई से लगा हुआ शहर है और वहाँ पर वो शहर बड़े होते लगे। और ये जो सैटेलाइट टाउन्स की हमने बात की, जो मैंने आपने घोस्ट टाउन बोला, उसमें भी इसी प्रकार की ये चीज़ें थी कि उसमें ये प्रलोभन दिया जाता था कि ये हुको सिस्टम को तोड़ तोड़ने की एक कोशिश थी कि आप बॉर्डर लाइन पे हैं, डिसाइड नहीं हो पाएगा कि आप सिटी के अंदर हैं या बाहर हैं और आपको बेनिफिट ऑफ डाउट में ये सब किया जा सकता है आगे चल के, ये भी एक योजना थी। जब वो घरों को बेचा जाता था तो इस तरह से प्रलोभन भी दिए जाते थे जो उसको खरीदने वाले हैं और उसको प्रीमियम भी मिलता था। यदि कोई व्यक्ति है जो शंघाई में घर बनाना चाहता है, उसको यदि ये इन्वेस्टर बोले कि आप यहाँ पर आ सकते हैं और आपको हुको मिल जाएगा,
तो उस वो प्रलोभन देकर भी जो कीमतें थी उससे 10-15% ज़्यादा पैसा देकर उन घरों को बेचा गया और वो घर उनको कभी मिले नहीं। तो ये घोस्ट टाउन के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये जो होको सिस्टम है, ये कुछ ऐसा है कि बस्तर का एक आम लोकल ट्राइबल दिल्ली में जाकर नहीं बस सकता। वहाँ की शासकीय सुविधाओं की सुविधाएँ जो मिलती हैं, उसे नहीं ले सकता है क्योंकि वो जी। होको सिस्टम काइंड ऑफ ऐसा वो ही। वहाँ काम कर सकता है, वो वहाँ काम कर सकता है वो लेकिन वहाँ पे घर नहीं बसा सकता। वो वहाँ रुक भी सकता है 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लेकिन वहाँ घर नहीं बना सकता। मतलब वो अपने ही देश में परायों की तरह रहे, जी, कुछ और ऐसा है। उसको जो सैटेलाइट टाउन्स हैं उसमें पूरी सुविधा मिलेगी, लेकिन उस शहर की नहीं मिलेगी जहाँ पर उसको वो हुको सिस्टम लागू होता है। जी, और वहाँ पर भी जनसंख्या का नियंत्रण और वहाँ के लोकल लोकल इंटरेस्ट की बातें ये सब कही गई और इसको हुको को पाने के लिए लोग एक तरीके से जैसे कि अब होड़ लगी रहती है कि हमको दूसरे जी। देश का पासपोर्ट मिल जाए। उस तरह से लोग करते थे और बहुत ज़्यादा मेहनत इनको करनी पड़ती थी, वो हूँ को प्राप्त करने के लिए ये क्योंकि इंटरनल इंटरनल डिस्क्रिमिनेशन ही है वो। जी, जी। और उसको वो करना ही चाहते थे क्योंकि वो अर्बन और रूरल इसको हमेशा अलग रखना चाहते थे और उनके सोसाइटी में ये था कि दोनों ज़रूरी हैं, एक ब्लू कॉलर रहेगा, एक व्हाइट कॉलर रहेगा। ये बिल्कुल उनके डॉक्ट्रिन में था, तो इसमें कोई ऐसा नहीं था कि ये अनजान होकर कर रहे हैं, ये बिल्कुल इनकी पॉलिसी का एक हिस्सा था। मतलब है बस, था नहीं बोलना चाहिए है। जी। जो कम्युनिज़्म और जो कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया भर में समानता की बात करती है, वो जहाँ पर सत्ता है, वहीं पर जी। स्पष्ट एक रेखा खींच देती है कि कौन ब्लू कॉलर रहेगा और कौन व्हाइट कॉलर। हाँ, इसमें एक चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी आप जो कम्युनिस्ट पार्टी का डॉक्ट्रिन यानी कार्ल मार्क्स से लेके माओ तक ला रहे हैं, तो इसमें एक एक किरदार है जिनका नाम आपको डंग शोपिंग नाम है इनका जी, और ये माओ के बाद एक हाँ, और बने थे, उसके बाद दूसरे ये बने। इन्होंने ये सारा बदलाव किया और इनको औद्योगिक क्रांति का यानी करने औद्योगिक क्रांति तो हुई है, उसमें इनका सबसे बड़ा योगदान है। इन्होंने कहा कि मैं अमेरिका को टक्कर दूँगा और इन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी नहीं कर सकती, वो मैं पैसे से कर दिखाऊँगा। इनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जिसको कि कहा जाता है कि व्हाट डेमोक्रेसी विल नॉट गेट फॉर द यूएस मनी विल। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट इनका 2000 में था और इन्होंने ही ये पूरा जो डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है या इसकी जो व्यू रचना है कि कैसे हम कौन से इंटरेस्ट रखने चाहिए, कौन से नहीं रखने चाहिए। तो ये डन शॉपिंग का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और ये जो थे इन्होंने कम्युनिज्म को कैपिटलिस्ट कैसे बनाएँ और उसको कैपिटलिस्ट बनने के बावजूद भी कम्युनिस्ट का चोला कैसे पहने रहे, ये काम इन्होंने किया। एक अंतिम प्रश्न है मेरा हुँ, आपसे आशीष जी, कि हुँ, आज जो दुनिया है वो चीन को देखकर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभावित तो होती है, ये सच है। भले वो मतलब स्काईस्क्रैपर्स हों, बुलेट ट्रेन्स की बात करें या उसके एक्सपोर्ट्स की बात करें, उसके मैन्युफैक्चरिंग की बात करें। लेकिन हुँ। अगर हमको चीन को उसके प्रचार तंत्र से नहीं, उसकी वास्तविकताओं के आधार पर समझना हो, तो ऐसी कौन-सी 3 बातें हैं, जो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए और चीन को देखने का नज़रिया उन उन मतलब चीन को देखने के नज़रिए में उन 3 बातों को ज़रूर शामिल करना चाहिए? देखिए, आपने एक्सपोर्ट्स की बात की। अभी आप जो चीन ने जो हासिल किया है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप ये बोल सकते हैं कि इतना बड़ा जो जीडीपी है, उसमें से कुछ सही है। जैसे मैंने आपको जनसंख्या का भी बताया कि 140 सही नहीं है, तो 100 भी इतना कम है, कुछ तो हकीकत होगी। तो इनकी जो 2 ट्रिलियन इकोनॉमी थी 2000 में, वो अभी करीब-करीब 20 ट्रिलियन हुई है। अब 20 ट्रिलियन को कोई लोग बोलेंगे कि 1 ट्रिलियन कम है, 2 ट्रिलियन कम है, लेकिन 18 तो है ही है। तो इसमें आज भी आप देखेंगे कोविड के बाद में, कोविड के समय इनकी 16 ट्रिलियन इकोनॉमी थी, जो कि अभी 20 ट्रिलियन बोली जाती है और इसमें इन्होंने केवल एक्सपोर्ट्स जो इनका है, वो भारत की इकोनॉमी के बराबर है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए चीन के इस परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी चीज़ें भ्रांतियाँ हैं। हाँ, ये मैं कहता हूँ बहुत सी चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, बहुत चीज़ें सही भी हैं। लेकिन इनका जो साइज़ है, इनका जो आकार है या इनका जो प्रभुत्व है, वो एक अलग स्तर पर है।
उनका एक्सपोर्ट्स केवल 4 ट्रिलियन है, जो कि भारत की टोटल इकोनॉमी के बराबर है। और पहले कोविड के अभी जैसे वहाँ पर मंदी है, आप देखेंगे पेपरों में या आपको जैसा कि वहाँ पर मंदी है। लेकिन इनकी जो ग्रोथ रेट है वो 20% शेयर इनका एक्सपोर्ट होता है। कोई भी विश्व में ऐसा देश नहीं है जिसका 20% एक्सपोर्ट हो। इसका मतलब है कि इस और जो बिज़नेस एक्सपोर्ट होता है उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो जो प्रॉफिटेबल पार्ट ऑफ बिजनेस है 20% इनका 4 ट्रिलियन, इसके हिसाब में यदि भारत का एक्सपोर्ट्स आप देखेंगे तो लगभग 800 बिलियन का है, जो कि काफी कम है। तो इस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने क्या किया है कि जो प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है उसका एक्सपोर्ट बढ़ाया है। इन्होंने छोटे-मोटे जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब में हमें लगता है कि ये केवल छोटे खिलौने बना रहे हैं या निम्न दर्जे के, इन्होंने जो पूरी पॉलिसी कोविड के बाद चेंज की है, वो ये है कि एआई इंटीग्रेटेड फैक्ट्री इक्विपमेंट ये बनाते हैं, ऑटोमेटेड असेंबली लाइन्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं, लिथियम आयन बनाते हैं, सोलर पैनल्स बनाते हैं। सोलर पैनल्स में इन्होंने पूरे विश्व में कब्जा कर रखा है। तो इन सब चीजों के कारण इनका एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ा है। और जब एक्सपोर्ट 20% आपका 4 ट्रिलियन लेवल में बढ़ा, तो ये 2025 में जो इनका 4 ट्रिलियन है, पहले 2 ट्रिलियन हुआ करता था 2020 में। तो इसके कारण इन्होंने भारत की बराबरी का एक इकोनॉमी केवल एक्सपोर्ट से पैदा कर लिया। तो इस तरह की जो नीतियां हैं उसके कारण उनका जो टॉप लाइन नंबर रहता है वो हमेशा रहता है। साधारण सा उदाहरण दूं कि सामने वाली गाड़ी 100 की स्पीड में चल रही थी, जिसकी स्पीड कम होके 90 हो गई, लेकिन हमारी जो दूसरे देश हैं वो अभी भी 50-60 की स्पीड में है। तो जो फासला है वो कम हुआ है, लेकिन जो उनकी गाड़ी है वो अभी भी आगे बढ़ रही है। और वो इस बात से हमको देखना चाहिए कि इन्होंने पहले जो फोकस इनका रहता था वो प्राइमरी इकोनॉमी, जिसमें कि एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, ऑयल एंड गैस है, फिशिंग है, इसमें ध्यान देते थे। अभी इनका पूरा कंसंट्रेशन हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग बनाने का है, जो कि आपको सुन के थोड़ा आश्चर्य होगा कि चीन में कौन सा हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन माना नहीं जाता था। जी, लेकिन बिल्कुल। आज जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ये इन्होंने इसमें कब्जा कर स्मार्टफोन्स आप देखें, स्मार्टफोन्स में या आपके कंप्यूटर्स में या इलेक्ट्रिकल मशीनरी में, और बड़े-बड़े इन्होंने सर्विस इंडस्ट्री में, हर देश में इनके मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। बहुत से शहरों में मेट्रो बन रही है, बहुत से शहरों में हाईवे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। और तीसरा चीज इन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया है वो शिपिंग इंडस्ट्री में किया है। ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक हब, जैसे कि आपने श्रीलंका में भी सोचा होगा कि पोर्ट ले रहे हैं, क्यों क्यों ले रहे हैं? तो ये एक सर्विस सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन और शिपिंग सेक्टर में ये अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हैं, जिसके कारण ये सब चीजें हैं। और इसके कारण इनकी इकोनॉमी का साइज बढ़ता है, और जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो अभी भी खराब है। जैसे रियल एस्टेट की हमने ऑलरेडी बात की, वहां पर हालत खराब हो रही है। लेकिन इनका एक्सपोर्ट्स जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो भारत की भी इकोनॉमी से ज्यादा इनका एक्सपोर्ट हो रहा है। मुझे लगता है कि आशीष जी आपने बहुत इन डेप्थ चीज़ों को हमें बताया है और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर हम सोशल मीडिया में या मीडिया में जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, उससे बहुत इतर है सच्चाइयाँ। ठीक जी। है, हो सकता है कि चाइना का ग्रोथ एक क्षेत्र में हो रहा होगा बिल्कुल, लेकिन आपने जिस तरीके से बताया कि वो कई स्थानों पे जो बबल है, वो बर्स्ट भी हो रहा है। या उसकी जो सच्चाई है और वो बाहर भी आ रही है जी। और इनका और पॉलिसी, इनका 1 मिनट रोकना चाहूँगा आपको। इनका पॉलिसी जी, यही है कि कोई भी चीज़ यदि, जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं ना, कोई एस्टेब्लिश्ड बैट्समैन आउट हो जाए तो ये दूसरा बैट्समैन उसकी जगह भेज देते हैं, और वो कुछ रन बना देता है और सारा फोकस वो दूसरे बैट्समैन पे हो जाता है। इस जी, तरह की पॉलिसी है। और आपने नहीं देखा होगा कि चाइना में अभी कोई भी रियल एस्टेट के ऊपर बात करता होगा। लेकिन जी, आप बिल्कुल, देखेंगे बिल्कुल। तो एआई के ऊपर जितनी भी बातें टॉप लेवल पे होती हैं, और एआई इंटीग्रेटेड फैक्ट्री इक्विपमेंट जो ये बनाते हैं, इसमें इन्होंने इतना कॉस्ट को कम किया है कि दूसरे लोगों के लिए दरवाजा ही बंद हो गया है कि वो पूरी तरह का एआई सेटअप लाए फैक्ट्री इक्विपमेंट्स में। तो जी। सोलर पैनल में बड़ी-बड़ी कंपनियां जो यूरोप की थी, वो उन्होंने अपने हाथ वापस खींच लिए, क्योंकि सोलर पैनल इतने सस्ते इन्होंने एज अ स्टेट पॉलिसी बेचे कि दूसरे लोग सरवाइव ही नहीं कर सकते थे।
हाँ, तो इनका सोलर इनका पैनल में भी हमेशा ये से काफ़ी इनका हमेशा हुँ, से ये रहा है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है, वो पार्डन? स्टेट को चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, वो स्टेट को झोंक देती है इन सब चीज़ों में। जी। जिसके बाद कोई जो प्राइवेट एंटिटी है, वो कभी इसका मुकाबला कर ही नहीं सकती। हुँ, और उसमें और पैसा बहुत लगाती है। हुँ, बिल्कुल, पैसा भी लगाते हैं और हम एक चीज़ वो भी जानते हैं कि शिनजियांग में किस तरह से वो लेबर जो सारी चीज़ें होती हैं, जिसको लेके कई तरह की न्यूज़ हम पिछले 5-7 सालों से देख ही रहे हैं। हुँ, लेकिन जो चीन को लेकर जो एक आम धारणा बनी है कि चीन बिल्कुल ही विकसित हो चुका है, 2050 में रह रहा है, सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई बिल्कुल अलग है। कुछ चीज़ों में बिल्कुल वो बेहतर है, आगे है, लेकिन जिस तरीके से चीन का जो प्रोपेगेंडा है, जो उसका पीआर है, वो बिल्कुल ही अ, लोगों को दिग्भ्रमित करता है, भ्रम में डालता है और सोचने को विवश करता है। जी, अ, आशीष जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपने नैरेटिव को जी, टाइम दिया और सारे इनसाइट्स आपके जो थे वो या बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही वैल्यूएबल है हमारे लिए। हम जी, आशा करेंगे कि आगे भी इस तरह के विषयों हुँ, पर आप नैरेटिव के साथ जुड़े रहें और जी। नियमित एक संवाद चलता रहे। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा यही उद्देश्य था कि मैं आपको एक संतुलित दृष्टिकोण दूँ, ताकि आपके जो दर्शक हैं, वो दोनों चीज़ें समझें और वो असलियत जानने के लिए सिक्के के दोनों पहलू देखना ज़रूरी होता है। हुँ, जी, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।